तो मेनोपॉज आ गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर 1 साल तक या 12 महीने तक पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसे मेनोपॉज या रजोनिवृत्त ऐसा कहा जाता है। तो मैम, मेनोपॉज में महिलाओं में क्या-क्या चेंजेस हमें दिखते हैं? पीरियड्स इरेगुलर आना शुरू हो जाता है, यानी त्वचा का रूखापन, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है। हॉट फ्लैशेस। तो हम मेनोपॉज के लिए कुछ ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है क्या, और हम लोग क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो उसका डे टू डे लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब भी होता है। तो जिस प्रकार के लक्षण है उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट उसको देना ज़रूरी होता है। हाँ। तो इसमें लाइफस्टाइल में और क्या चेंजेस हम कर हाँ, सकते हैं? तो मैं तो कहूँ कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है, एक्सरसाइज ये नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेनोपॉज अवेयरनेस सीरीज में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर प्रेरणा बेरी, डायरेक्टर ऊर्जा आयुर्वेद, लेकर आई हूँ कंप्लीट मेनोपॉज गाइडेंस आप सबके लिए। मेनोपॉज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ फेज है जो हर महिला के लाइफ में आता ही है, और बहुत मेजर इशू होने के बाद ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस सीरीज़ में मेरे कुछ वीडियोस होंगे और कुछ स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी आएंगे आपको गाइड करने के लिए। तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर वैजयंती पटवर्धन मैम, जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, जिनका एक्सपीरियंस 30+ ईयर्स का है और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट रह चुकी है। अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, जिनका हीलिंग स्पेस काउंसलिंग सेंटर है, जिसमें ये मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग करती है। शॉर्ट फिल्म मेकर है और जो मेडिकल रिसर्च में भी काम करती है। राइटर ऑफ मेनी बुक्स और सबसे इम्पोर्टेंट रेसिपिएंट ऑफ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। सो वेलकम वैजयंती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू प्रेरणा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके शो में आज पार्टिसिपेट कर रही हूँ और काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि आपके जो भी व्यूअर्स है उन्हें मेनोपॉज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। यस, राइट मैम। और आपका जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली हम सब व्यूअर्स को बहुत अच्छे से काम आएगा। तो मैम, आज तो हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये एक लाइफ फेज है जो हर एक लेडी के लाइफ में आता ही है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ हुआ है, ये एक्चुअली मेनोपॉज ये कुछ डिजीज़ नहीं है, ये फेज ही है जो हर लेडी फेस करेगी। तो मेनोपॉज आ गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जी प्रेरणा, जैसे आपने कहा, तो मेनोपॉज ये कोई डिसीज़ नहीं है, हमारे जीवन काल की, हर स्त्री के जीवन काल की एक नैसर्गिक अवस्था है। यूँ देखो तो हमारी लाइफ स्पैन आजकल 70-75 तक बढ़ गई है। तो हर स्त्री के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, जो कि बाल्यावस्था, यौन अवस्था और वार्धक्य अवस्था। तो इन सब का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। जैसे बाल्यावस्था जो है वो 12 से 14 साल तक आएगी। उसके बाद में प्रजनन अवस्था या यौन अवस्था आती है, जो कि 15 से 50 साल तक की मानी जाती है। और उसके बाद जो आता है वो वार्धक्य। तो प्रजनन अवस्था यानी यौन अवस्था और वार्धक्य अवस्था, इसके बीच वाली जो फेज है उसे मेनोपॉज का समय कहा जाता है। ये सारी अवस्थाएं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना, ये कोई एक दिन की बात नहीं होती है। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड है, जो कुछ महीने या कुछ साल तक भी चल सकता है। तो उसी प्रकार मेनोपॉज, यानी उसका अगर हम शब्दार्थ देखें तो मेनोपॉज का मतलब रजो निवृत्ति, यानी महीना रुक जाना या बंद होना, ऐसा है। लेकिन ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये कुछ महीनों तक चलने वाली बात होती है। जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, इससे उसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे पीरियड्स जो है वो कम होने शुरू होते हैं। अगर 1 साल तक या 12 महीने तक पीरियड्स बंद हो जाते हैं
तो उसे मेनोपॉज या रजोनिवृत्त ऐसा कहा जाता है। उसकी जो उम्र है वो एवरेज उम्र 45 से 55 साल तक है। हर प्रदेश के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव उसमें आता है। रफली हमारे देश की बात करें तो 45 से 50 तक या 52 तक इन 7 सालों का समय है जब ये मेनोपॉज हर स्त्री को अनुभव करना होता है। तो 45 से 50 साल की उम्र में अगर 12 महीने तक माहवारी नहीं आई तो उसे हम लोग बोलते हैं कि स्त्री का मेनोपॉज आ गया है। तो मैम मेनोपॉज में महिलाओं में क्या-क्या चेंजेस हमें दिखते हैं? हमारे पीरियड्स जो आने की क्रिया जो 30, 35, 40 साल तक भी नियमित रूप से होती है हमारे रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, तो धीरे धीरे हमारी बीजांड कोश यानी ओवरीज जो है उनमें अंडा बनने की क्रिया जो है वो कम होना शुरू होता है जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। और एक समय आता है जब ये अंडे पैदा होना ये बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से उसके जो हार्मोन्स है जो कि ईस्ट्रोजन, ये सबसे अहम हार्मोन है जो हमारी यौन अवस्था का प्रतीक होता है और जिसके ऊपर हमारी काफी सारी क्रियाएं निर्भर होती है। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन्स का जो प्रमाण है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से काफी सारे लक्षण भी आने शुरू हो जाते हैं जो कि एक महिला के लिए काफी दुखदायक या फिर परेशानी वाले और स्ट्रेसफुल ऐसे होते हैं। तो जैसे मेंसेस के रिलेटेड लक्षण जो है, एक्चुअल माहवारी बंद होने से पहले 1-2 साल तक पीरियड्स इरेगुलर आना शुरू हो जाता है। यानी कि हर महीना जो पीरियड्स आते थे वो हो सकता है कि 1.25 महीना 2 महीना इस प्रकार से उसमें अंतर बढ़ जाता है, फिर एक दिन वो बंद हो जाते हैं। या तो फिर पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है वो कम होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स रेगुलर आते हैं और धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। लेकिन सभी महिलाओं में ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है। कभी कभी ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है और इरेगुलर भी होती है, यानी कि पीरियड जल्दी भी आते हैं, ज्यादा भी जाता है, या और कोई कारण जो बदलाव अंदर से हो रहे उसकी वजह से कोई और परेशानी भी हो सकती है। तो पीरियड्स के रिलेटेड जो लक्षण है वो हर महिला के प्रकृति और उसकी हेल्थ, उसका पोषण, इन सब के अनुसार से अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से मेनोपॉज के सारे लक्षण दिखते हैं। तो उसमें सबसे स्ट्रेसफुल जो चीजें हैं उनके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। तो उसमें रहेगा कि स्किन यानी त्वचा का रूखापन, बालों की चमक झड़ना। तो इस प्रकार के जो सौंदर्य में बाधा डालने वाले ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से काफी सारी महिलाएं आजकल डॉक्टर के पास आ जाती हैं, जिसको हम एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो सडनली उसकी जो यौनावस्था में जो एक चार्मिंग ऐसा उसका रूप दिखा करता था उसमें थोड़े बदलाव आना शुरू होता है, जैसे कि झुर्रियां पड़ना या फिर वो ग्लो जो रहता है चेहरे के ऊपर वो थोड़ा कम होना। तो ये लक्षण है जिसके लिए महिला थोड़ी चिंतित होना शुरू हो जाता है। तो ये तो बाहर दिखने वाली बात है। स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार थोड़ा वजन बढ़ने में भी नेचुरल टेंडेंसी रहती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है। तो मतलब आपका खाना बढ़े ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित तरीके से एक्सरसाइज ना करते हो या खाने का ज्यादा ध्यान में रखते हो तो वजन बहुत जल्दी बढ़ने की तरफ आपकी टेंडेंसी हो सकती है। उसके अलावा जो है वो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं डॉक्टर के पास क्यों आती है, तो एक कॉमन लक्षण है जो बहुतांश महिला में दिखाई देता है, वो है हॉट फ्लैशेस। मतलब गर्मी की एक लहर जो शरीर में दौड़ती है। तो सडनली कोई भी लेडी है तो उनको गर्म, बाकी लोगों को गर्मी नहीं लग रही है हवा में, लेकिन इनको एकदम से गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो हॉट फ्लैश में क्या होता है, आम तरीके से
चेहरे से लेकर शरीर के ऊपर के भाग तक, हम्म छाती तक, ऐसे वो लहर दौड़ती है। जब सडनली उनको पसीना आना शुरू होता है, Right. चेहरा जो है वो लाल लाल होना शुरू होता है, ब्लशिंग जैसे दिखता है, जैसे शर्मा रही है ऐसा भी दिखता है, जिसका कोई ऑब्वियस कारण किसी को सामने वाले को Right. दिखता नहीं है। Right. तो अगर आप वर्किंग लेडी हो तो तभी ऐसा होता है कि अरे अचानक से इन्हें क्या हो गया, शर्मा क्यों ये शर्मा रही है। हाँ. तो थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो सकती है। कुछ देर बाद पसीना आ जाता है और फिर अपने से ये लहर जो है वो कम भी होती है। ओके अभी कितनी बार ये लहर आएगी ये तो आपके शरीर के ऊपर होता है, हर किसी के लिए अलग होता है। तो माइल्ड स्वरूप में ये हॉट फ्लैशेस तो ऑलमोस्ट हर महिला के रूटीन में आ जाते हैं, लेकिन किसी किसी को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है, Okay. जो कि बार बार आती है, हर घंटे में आती है। तो ये बहुत परेशानी उसकी वजह से होता है। इसके अलावा स्वभाव में भी काफी बदलाव आना शुरू हो जाता है, जैसे एंजाइटी। तो छोटी छोटी बात पर आप टेंशन ले लेते हो। आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं और उनके लिए आप खाने पीने का प्रबंध कर रहे हो, तो सडनली आपको लगता है बाप रे ये मैं कर पाऊँ या नहीं। ओके वर्क में भी ऐसा हो जाता है कि कोई भी आपकी ऑडिट आ गई है और कोई भी टास्क आपको सौंपी गई है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता है। आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। ये काम सारे आपने पहले भी कर चुकी होगी, Right, right. लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा वो कॉन्फिडेंस जो है कम हो वो जाता कम है। होना शुरू होता है। उसके अलावा डिप्रेशन भी काफी महिला को आता है। डिप्रेशन की और भी वजह होती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो सेक्स की इच्छा है वो कम होती है और सेक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, ऐसा थोड़ा ऐसी मानसिकता हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके हस्बैंड को सेक्स की इच्छा है और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो हस्बैंड और वाइफ में भी थोड़ा तान तनाव आना, स्ट्रेस आना ये शुरू हो जाता यानी है। कुछ फैमिली इश्यूज भी आ फैमिली सकते इश्यूज भी हैं। उसमें आ जाते हैं और Okay. उसकी वजह से आप डिप्रेशन में ज्यादा जाते हो। उसी के साथ और एक बात भी होती है, जैसे मैंने कहा स्किन का ड्राइनेस, Yes. वैसे आपके प्राइवेट पार्ट जो है, योनि मार्ग Okay. जो है, वजाइना, उसमें भी ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ड्राइनेस महसूस होना शुरू हो जाता है। तो उससे कुछ यूरिनरी कंप्लेंट्स भी आपकी बढ़ती है। एक ढीलापन जो पेल्विक फ्लोर में आने की वजह Yes, से yes. आपको कोई यूरिनरी कंप्लेंट्स होती है, जैसे बार बार भावना पैदा होना, बाथरूम जाना है ऐसा Yes, लगना, yes. या कभी कभी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उसे बोलते हैं, मतलब आप छीके या फिर खांसे या उठे भी तो Okay. एक दो ड्रॉप्स यूरिन के पास अपने आप से हो जाना, तो ये जो थोड़ा कंट्रोल रिलेटेड चीजें हैं, तो इन सब की वजह से आपकी मेंटल स्टेटस जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और फिर आपको जैसे डिप्रेस हो गई, मूड नहीं है। ये मूड स्विंग्स भी बहुत कॉमन है, मतलब Okay. सडनली आप बहुत बात करना शुरू कर दो या सडनली आप चुपचाप रहो, अकेले बैठो, कोई भी पुरानी चीज याद आती है तो फिर रोना भी आ जाता है, या बच्चों के ऊपर आप चिढ़ना शुरू करते हो, Okay. चिल्लाना शुरू करते हो। अगर आपका बेटा देर रात तक बाहर दोस्तों के साथ घूम रहा है तो आपको बहुत टेंशन आ जाती है, जैसे वो घर में पैर रखे आप उसको डांटना शुरू कर देते हो। तो इस प्रकार के काफी सारे सिम्टम्स है या लक्षण है जो एक महिला को परेशान कर देते हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं होती Right, है, तो right. कुछ समय तक, जब तक ये ट्रांजिशन पूरा ना हो तब तक कुछ दिन, कुछ महीने ऐसी ये अवस्था कुछ रहती है, साल भी कुछ लग साल भी सकते हैं। ऐसे फेस करना पड़ता है। तो ये तो अपनी स्वभाव, थोड़ा आपकी परिस्थिति और थोड़ी आपकी जो बॉडी की फिटनेस है हाँ। और आपकी लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से इन लक्षणों का प्रमाण जो है या तीव्रता जो है वो थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम ज्यादा मात्रा में हर मेनोपॉजल लेडी जो है उनको कुछ ना कुछ लक्षण तो जरूर दिखाई पड़ता है। राइट राइट। यानी आपने अभी बताया कि ये जो सभी चेंजेस है ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल जी। सभी लेवल्स पे हमें ये दिखता है जी। यस यस, और स्पेशली आज के ज़माने में अगर आज की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट भी है और स्ट्रेसफुल भी है, हर चीज़ में
स्ट्रेस है, तो फिर ये लक्षण कुछ ज्यादा ही तरीके से दिखते हैं। ओके। आज की महिला जो है वो ज्यादा कॉन्शियस भी है, सेल्फ कॉन्शियस, तो दिखने से लेकर अपने वर्क परफॉर्मेंस तक हर चीजों पे उसको टेंशन आना ये स्वाभाविक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव है फैमिली के साथ, या फिर आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी ना हो, तो फिर एक अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है। और फिर उसे लगता है कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो इसीलिए इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं या जो भी लिटरेचर है, उससे हम लोग अगर जानकारी, सही शास्त्रीय जानकारी ले, तो इन चीजों को झेलना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। और घर वालों को भी या आपके कलीग जो है उनको भी ये समझ में आ सकता है कि ये महिला इस वक्त अपनी लाइफ के उस फेज से जा रही है जहाँ पे काफी सारे बदलाव उसके अंदर और बाहर हो रहे हैं। और फिर उनका एटीट्यूड भी बदल के उसको वो सहन करने में और उससे निभाने में जो तकलीफ होती है वो कम हो सकती है। तो आपने अभी बहुत सारे चेंजेस हमें बताए कि जो साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल सभी लेवल्स पे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक महिला को खुद के शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 40। तो इसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करने ज़रूरी है उनके। अभी मेनोपॉज जो है, यानी कि पीरियड्स का बंद होना, ये तो बाहर से भी पता चल सकता है। तो मेनोपॉज आ गया, ये आपके डॉक्टर आपको ऐसे ही चेक करके भी बता सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शरीर के अंदर उस वक्त काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हमारी जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में वो चेंज होती है। उसी के साथ हमारी जो बच्चादानी जो है, यूट्रस जो है, तो कुछ बदलाव उनकी पेशियों में भी आने का ये वक्त होता है। तो उसकी वजह से कोई मेडिकल डिसीज़ेस की रिस्क भी होती है। तो उसकी वजह से हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो आफ्टर 40 हम लोग बोलते हैं, तो वो करना ज़रूरी है। तो ये आम तरीके से देखिए, किसी भी गायनेक प्रॉब्लम जब होती है तो आपके डॉक्टर आपको सोनोग्राफी तो करना ये ज़रूरी बताते हैं। तो सोनोग्राफी यानी हमारी तीसरी आँख है। जो चीज़ मैं नहीं देख सकती हूँ, जो तपास के वक्त हमें हाथ से मालूम पड़ता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, यूट्रस का आकार कितना है, ओवरी का आकार कितना है, ये सारी चीज़ें, या फिर उसमें कोई गांठ है या कोई सूजन है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाहर से सिर्फ पता नहीं लग सकती। तो उसके लिए सोनोग्राफी करना, जो अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत ही आसान टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल भी होती है, तो उसे करना ये आम रिकमेंडेशन है। तो अगर आप मेनोपॉज की उम्र में हो या मेनोपॉज आ गया है, तो उसके बाद में हमें एक प्रिवेंटिव चेकअप करना ज़रूरी है, जिसमें सोनोग्राफी ये पहला इन्वेस्टिगेशन है। अभी उसके बाद हमारा जो, जैसे मैंने कहा कि पूरे शरीर में बदलाव आ रहे हैं, जब तक हमारा ईस्ट्रोजन ये हार्मोन एक्टिव है, तब तक वो हमारी हार्ट, हमारा ब्रेन, इनको भी प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे इस हार्मोन की मात्रा शरीर में कम होती है, तो उसके बाद में हमारी कार्डियक रिस्क या ब्रेन रिलेटेड रिस्क ये भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस प्रकार से हमें हमारा जनरल चेकअप जो है उसमें कुछ टेस्ट करना ज़रूरी है। तो जिसमें हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, हमारी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हीमोग्लोबिन हमें हर 6 महीने पे करना चाहिए। वही बात है कि जो शुगर है, हमें मालूम है कि डायबिटीज़ ये भी थोड़े लेट एज की बीमारियां जो आजकल तो हम यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं। तो शुगर जो है वो फास्टिंग, पोस्ट ग्लूकोज और HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो आपके शुगर कंट्रोल के बारे में या शुगर नॉर्मल है कि नहीं उसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है उसे भी देखना ज़रूरी है। फिर हार्ट के लिए, हार्ट फंक्शन के लिए हमें ECG करना ज़रूरी है। और फिर बच्चादानी से या यूट्रस से स्पेसिफिक जो है उसमें पैप्समियर जिसे बोलते हैं, यानी पैप्समियर में एक हमारे जो यौन मार्ग में जो स्राव आते हैं, तो उनकी ये जांच होती है, जिसमें
पेशियाँ जो है उनका अभ्यास किया जाता है। तो उससे हमें कैंसर की कोई आशंका है या आगे खतरा है, ये बात मालूम होती है। उसके अलावा लेडीज़ के लिए ये एक समय है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर ये भी एक धोखा रहता है इस उम्र में। तो इसलिए ब्रेस्ट के नॉर्मलसी के लिए हमें मैमोग्राफी ये भी एक टेस्ट करना ज़रूरी है। तो बाकी टेस्ट जो है वो हर किसी को आफ्टर 40 करना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आ जाता है। खास तौर पर वुमेन के लिए सोनोग्राफी, मैमोग्राफी और पैप्समियर ये 3 चीज़ें जो प्रेफरेबली हर साल में एक बार ऐसे करना ज़रूरी है। 3 साल तक आप लगातार करो। अगर नॉर्मल आ रहा है तो 3 साल के बाद भी आप कर सकते हो। इस बीच में कभी भी कोई भी लक्षण अलग से आपको दिखता है, जैसे मेंसेस जो है, पीरियड जो है वो इरेगुलर हो गए, हेवी फ्लो आ गया, या आपकी पहले सोनोग्राफी में कई गांठ दिखी थी, या पैप्समियर में कोई बदलाव आया था, तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कौन सी टेस्ट कितनी बार रिपीट करना है। तो ये मिनिमम टेस्ट है जो करनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशंस करना भी ज़रूरी है कि जिससे हमें पता चले कि क्या कुछ गड़बड़ है या नहीं अंदर, या आगे चल के कोई खतरा हो सकता भी है। हो सकता है। यानी ये इन्वेस्टिगेशंस हम बोल सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर की जी भी जी, है। जी यस मैम, तो अभी आपने मेनोपॉजल चेंजेस बताए, इन्वेस्टिगेशंस भी बताए, तो हम मेनोपॉज के लिए कुछ ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है क्या, और हम वो क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? जी, रूटीनली जैसे हमने शुरू में ही कहा था, मेनोपॉज कोई डिसीज़ नहीं है। यस लेकिन उसकी वजह से जो भी परेशानियाँ एक लेडी को फेस करनी पड़ती है, तो उसका डे टू डे लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब भी होता है। राइट तो जिस प्रकार के लक्षण है उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट उसको देना ज़रूरी होता है। ब्रॉडली अगर हम बोले तो मेनोपॉज के बाद हमारी हड्डियाँ जो है वो थोड़ा कमज़ोर होना शुरू होता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस। यस तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर का खतरा रहता है। तो रूटीनली हमें विटामिन डी और कैल्शियम लेना ज़रूरी है। उसके साथ ही खाने में हम लोग अगर वर्किंग है या ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हीमोग्लोबिन भी हमारा कम हो सकता है, जो कि हमारी इंडिया में इंडियन पॉपुलेशन आप देखो तो ऑलमोस्ट 60-65% लेडीज़ उनकी हीमोग्लोबिन कम होती है। तो आयरन भी कभी कभी लेना ज़रूरी हो सकता है। तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस है उसमें जो भी रिपोर्ट्स आने के बाद में आपके डॉक्टर जो देखेंगे उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे शुगर बढ़ गई है या बीपी बढ़ गया है, तो आपके डॉक्टर की, प्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह से आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। बाकी रही बात मेनोपॉज की जो लक्षण है, जैसे हॉट फ्लैश, हाँ, तो या फिर चिड़चिड़ाहट या साइकोलॉजिकल, तो उसके लिए काफ़ी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा किसी महिला को अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है किसी भी सिम्टम की वजह से, बाकी कोई उसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं है लेकिन लक्षण ही बहुत उससे परेशान कर रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग HRT जिसे बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी किसी किसी के लिए देनी पड़ती है। लेकिन वो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपकी बॉडी को पूरा चेक करेंगे, आपको जो भी तकलीफ हो रही है और आपकी इन्वेस्टिगेशन से उसको सब उसकी स्टडी करके फिर आपके लिए वो दे देंगे HRT। ये आजकल आज के दिन में हम लोग रूटीनली सबके लिए तो देते ही नहीं हैं। और लेकिन क्योंकि उसमें कोई खतरे भी रहते हैं HRT की वजह से, तो ये HRT देना ये तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर ही छोड़ दीजिए। आपको ज़रूरत है तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। टॉपिकल HRT जिसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन की क्रीम है, तो ये जो वजाइनल ड्राइनेस जैसी लक्षण है तो उसके लिए आप ले सकते हो, जिसमें बाकी शरीर पर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ये बातें आप आपके गायनेक या आपके जो डॉक्टर हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ दें और जैसे उनकी सलाह लेके ये दवाइयाँ ले लें। यानी गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी, मेनोपॉजल फेज के, अगर कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं तो। जी, यस
आपने अभी बोला कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी है, जी तो ये क्या चेंजेस हमें करने जी चाहिए और कब से करने चाहिए? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बट मेल पार्टनर के लिए भी, और सबके लिए लाइफस्टाइल जो है एक आदर्श जीवनचर्या, इसे स्वीकारना आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेनोपॉज में तो क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस भी आ रहे हैं और काफ़ी सारी तकलीफ भी हो रही है, तो वहाँ पे तो लाइफस्टाइल आपकी जितनी आप आइडियल रखो उतना आपको फ़ायदा होगा, उतनी दवाई की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो ये लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं तो आप सुबह उठने के बाद रात को सोने तक और नींद में भी आप जो भी कर रहे हो वो सारी बातों का अंतर्भाव लाइफस्टाइल इस वर्ड में है। जैसे कि आपका खाना, यस, आपका चलना फिरना, आपकी एक्सरसाइज, यस, आपकी स्लीपिंग पैटर्न, स्लीप हाइजीन जिसे बोलते हैं, ओके, ओके, आपकी जो भी आदतें हैं जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या और कोई आदत है, Addictions, एडिक्शंस, तो इन सारी चीज़ों का समावेश लाइफस्टाइल में आता है। तो इससे पहले आप कितनी पर्टिकुलर हो ना हो, अभी ये जीवन की स्थिति है जहाँ पे बदलाव भी आएंगे और जिससे आपको तकलीफ भी होगी Yes. और आगे चल के कोई रिस्क भी बढ़ने वाली है। तो इसलिए ये समय है जब आपको आइडियल लाइफस्टाइल, आप जितनी उसकी तरफ जाओ उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें खाने से लेके, जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारी चीज़ों का उसमें Yes. समावेश है, तो एक एक चीज़ करके हम लोग Yes, देखते हैं। yes. हाँ, तो जैसे कि डाइट, हम्म, तो अभी डाइट में क्या है, संतुलित आहार है, ये शब्द तो हर किसी को मालूम है, जो भी पढ़ा लिखा, हमने तो स्कूल में भी पढ़ा था ये, Yes. राइट, बैलेंस डाइट। लेकिन व्हाट इज इट, व्हाट डज इट दैट मीन? तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो पचन की क्षमता है, वो थोड़ी मेनोपॉज के बाद में कम हो जाती है। तो इसलिए जो खाना आप पहले कितना भी, जैसे फास्ट फूड्स है, जैसे हेवी मील्स जिसे बोलते हैं, पहले आप हजम कर सकते थे, लेकिन इसके बाद में ये आपको पक्का तकलीफ देने वाला है, जिससे पेट फूल जाना, गैस की तकलीफ, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपका जो आहार है या जो भी आप खाते हो, उसे आपको कॉन्शियसली खाना है, ठीक है? कोई भी अच्छी चीज़ जो जिसे बोलते हैं फ्राइड चीज़ है Yes. या कोई मसालेदार चीज़ है, तो वो अच्छा कहाँ पे है, सिर्फ ज़बान पे है, टंग पर अच्छा लगता है, अंदर जाने के बाद वो सारी चीज़ें सेम ही होती है, लेकिन ये चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ देने वाली है, तो उसे आपको टालना है। तो ऑयली चीज़, हाई फैट फूड्स, इसको आपको नहीं खाना है। सेम थिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, स्टार्ची फूड्स, यानी कि गेहूँ, चावल, पोटैटो, ये चीज़ें, साबूदाना, तो ये चीज़ें हैं कि जिनमें स्टार्च का प्रमाण ज़्यादा है, तो इससे भी फैट बढ़ने का खतरा है, शुगर बढ़ने का खतरा है, Yes. तो इनको भी आपको कम रखना है। तो क्या खाना है, तो आपको जो भी फ्रेश फूड्स है, जिसमें सब्जियां आएंगी सारे प्रकार की, फिर फ्रूट्स आएंगे, ड्राई फ्रूट्स है, इन चीज़ों का आपको ज़्यादा इस्तेमाल में करना है। Yes. तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फूड पोर्शन है, उसमें आपको रॉ चीज़ें, सलाद जिसे बोलते हैं या सूप है, तो इन चीज़ों से आपका 40% तक पेट भरना है, और बाद में बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है, जिसमें कि हाई प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो मैं कहूँगी कि दही या छाछ, इन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। बाकी पल्सेस है, स्प्राउट्स है, तो ये भी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत, उसकी वेयर एंड टेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इनको आपको ज़्यादा लेना है। दाल हर प्रकार की, तो दाल चावल में आप, हम लोग क्या करते हैं, चावल इतना लेते हैं और दाल इतनी डालते हैं, आप उल्टा करो इसको, तो दाल ज़्यादा लेना है आपको, ठीक है? और अगर नॉनवेज खा रहे हो तो फिश आप खा सकते हो, रेड मीट या मीट की कोई भी रेसिपी है तो उसको आप कम से कम रखो, ओकेजनल उससे आप आपके खाने में ले लेना। बाकी चाइनीज़ या फास्ट फूड, पानी पूरी, चाट, इन सबको
चीट मील समझ के ही खाना है, Okay. जो कि आइडियली महीने में एक बार खाओ, लेकिन उतना कम नहीं हो रहा है तो हफ्ते में एक बार करो, Okay. उससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो इस प्रकार से आपको जो भी आप खाते हो उसे आपको डिवाइड करके खाना है। बहुत लेट नाइट खाना नहीं है। आप जितना शाम का खाना जल्दी खाओ, शाम का खाना और रात की नींद इसमें कम से कम 3 या 4 घंटे का अंतर लेना ज़रूरी है। और एक बात है पानी। तो मेरा ये अनुभव है कि बहुत सारी महिलाएं टॉयलेट के डर से पानी बहुत कम पीती है, स्पेशली आप अगर घर के बाहर जाते हो तो लेकिन ये बहुत हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो पानी का जो प्रमाण है कम से कम 2 से 2.5 लीटर तक, आप कहाँ रहते हो उसके ऊपर है, लेकिन 2-2.5 लीटर तक पानी दिन भर में पीना ज़रूरी है। अगर आपको रात को उसकी वजह से उठना पड़ रहा है बार बार, तो आप शाम तक ये पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन ले लो। लेकिन पानी हमारी स्किन के ग्लो से लेके हमारे डाइजेशन तक हर चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पानी भी आपको बहुत मतलब कम से कम 2-2.5 लीटर इतना पीना है। ये डाइट के बारे में आपने बहुत ही अच्छे टिप्स बताए और बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया है। तो जैसे हमने बोला कि लाइफस्टाइल में एक हमने कवर किया कि डाइट का है, हाँ। तो इसमें लाइफस्टाइल में और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं? सेकंड चीज़ है एक्सरसाइज की। तो मैं तो कहूँ कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है, एक्सरसाइज ये शब्द से ही डरते हैं। और सबको लगता है, स्पेशली लेडीज़ लोग जो हैं उनको लगता है मैं घर में इतना काम करती हूँ तो एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। लेकिन आजकल क्या है, हम लोग टीवी रिमोट पर चलाते हैं, आप खाना पकाते हो तो मिक्सर है, माइक्रोवेव है, तो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं है और उन चीज़ों की हमारे शरीर को आदत भी हो जाती है, तो ये एक्सरसाइज के तौर पे आपको काम नहीं करते। अभी आप अगर मेनोपॉजल एज ग्रुप में हो तो आपको स्पेसिफिकली 30 से 40 मिनट रोज़ के एक्सरसाइज के लिए यानी फिजिकल एक्टिविटी के लिए रखना है। जब मैं कहती हूँ कि एक्सरसाइज, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम ज्वाइन करना है। तो एक्सरसाइज में आपको जो भी आपके बॉडी को या आपके पॉकेट को पसंद आए उन चीज़ों को चुनना है। तो उसमें क्या क्या आता है, सिंपल चीज़ वॉक। तो वॉकिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो, उसके लिए कोई पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात मैं तो कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ ऐसे भी दोनों में थोड़ा तनाव आना शुरू हो गया है या इंटरेस्ट कम हो गया है एक दूसरे में, तो दोनों कम से कम नाइट वॉक या मॉर्निंग वॉक उसकी एक आदत नए से डाल लो। घर से दूर जाना अगर संभव नहीं है तो आपकी टेरेस रहेगी या कंपाउंड रहेगा तो उसमें भी आप चल सकते हो, लेकिन बाय क्लॉक 30 मिनट ये कम से कम होना चाहिए। और उसके साथ आपको भाजी वाजी लाना, ये सारी बातें नहीं करना है। ये एक्सरसाइज के लिए हम लोग अगर कर रहे हैं, स्पीड आप अपने हिसाब से रखो, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आज नहीं कर रहे हो उसको आपको शुरू करना है और धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। वॉकिंग से बहुत ही तकलीफ होने की बात बहुत ही रेयर है। तो आप अगर चलने का व्यायाम कर रहे हो तो उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा जो कार्डियो एक्सरसाइजेस है, मसल वेट ट्रेनिंग के एक्सरसाइजेस है, तो ये सारी बातें, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, तो ये सारे एरोबिक प्रकार के जो एक्सरसाइजेस रहते हैं, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आपको आपके डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और जो भी एक्सरसाइज देने वाले डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह से आपको करना चाहिए, क्योंकि इन सब का तनाव जो है हमारी हार्ट और नीज के ऊपर आता है। तो किसको क्या सूट करेगा ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ये आज के लिए आपको टेक होम मैसेज है कि और वो कब से, अगले महीने, ये महीने में मुझे गांव जाना है, इस वक्त मुझे मेहमान आने वाले, कुछ भी होने दो, आपको कल से शुरू करना है। कल करे सो आज करे सो अब, तो अभी से शुरू करना है। ऐसा ही होता है एक्चुअली बहुत बार, नहीं मैं शुरू करने ही वाली हूँ, मैं कल से शुरू करूँगी। डाइट का भी ऐसा ही होता है कि ये होने दो उसके बाद शुरू करेंगे, और वो शुरू ही नहीं होता है। शुरू ही नहीं होता है। तो ये सिर्फ हमारे मन पर है। हम लोग अगर ठान ले कि मुझे अपने लिए पहला फिटनेस चूज करना है, अब साड़ियाँ तो बहुत ले ली, ड्रेसेस बहुत ले लिए पिछले 40, 45, 50 साल में, अभी बॉडी के ऊपर ध्यान दो और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिटनेस बढ़ेगा, दोनों चीज़ें उसमें। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी।
और ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस था जो हर एक महिला के लिए बहुत ही अच्छे से उपयोगी होगा। तो जैसे हमने चेंजेस देखे तो उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत सारे आपने बताए। जी तो ये चेंजेस हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? जी, ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट यस। एस्पेक्ट है मेनोपॉज का। जैसे कि मैंने कहा, आज की महिलाओं पर उनके परिवार के अलावा करियर की बाकी सारी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं और स्ट्रेसफुल भी बहुत है। इसलिए साइकोलॉजिकल अपसेट्स और जो टेंशन्स या तकलीफ़ है, उससे ना सिर्फ महिला परेशान होती है, बट उसके आसपास वाले भी काफ़ी उसकी वजह से परेशान होते हैं। और फिर तो बाद में अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में उससे कोई साइकियाट्री बीमारी भी लगने का खतरा रहता ओके। है। तो इसलिए आपको ज़रूर ये समझना चाहिए कि मुझे कुछ अलग हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे टेंशन आ रहा है, तो इमीडिएटली आप आपके डॉक्टर की सलाह ले लो। तो इन सब चीज़ों पर इमीडिएट आपको कोई भी उपाय मिल सकता है। तो जैसे हमने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आप जो भी मानसिक ताण तनाव अगर महसूस कर रही हो, तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सबसे ज़्यादा महत्व है। जैसे डाइट और एक्सरसाइज के बारे में तो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा आपको, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं। तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है और वो सहन कर सकती है। इसके अलावा हमारे दिमाग से जो ख्याल आते हैं उनको निकालना ऐसा इतना आसान नहीं होता है, या उसका कोई बटन भी नहीं रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें हमें मदद करती हैं। उसके अलावा योग और मेडिटेशन, ये दो चीज़ें जो हमारी लाइफ में हमें आज से शुरू करना है, अगर इससे पहले आप नहीं कर रहे हो तो उससे क्या होता है, हमारा मन स्थिर होने में भी बहुत मदद मिलती है और हमारे विचारों पर हमें कंट्रोल आता है। मेनोपॉज की और एक तकलीफ जो काफ़ी महिलाएं सहन करती है, वो है नींद की डिस्टर्बेंसेस। मतलब स्लीप डिस्टर्बेंसेस, वो अच्छी तरीके से सो नहीं पाती है। तो उन्हें नींद भी अच्छी तरह से, क्वालिटी नींद आने के लिए भी मेडिटेशन का बहुत फ़ायदा होता है। तो योग और मेडिटेशन, ये दो चीज़ें जो है, ये साइकोलॉजिकल सिम्टम के लिए बहुत ही उन्हें फ़ायदा देती है। अब इसे क्या करें, कैसे करें, ये तो आपको कोई योगा टीचर या मेडिटेशन के जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं के पास से सीखना है। आजकल तो इतना अच्छा ज़माना आया है, थैंक्स टू कोविड, के हमें ऑनलाइन भी ये सारी सुविधाएं मिलती है।
तो ऐसा नहीं है कि खास समय बाहर जाके आपको करना है, तो Yes. काफ़ी सारे ये रहते हैं, वीडियोस भी Online रहते हैं, classes ऑनलाइन भी है। क्लासेस रहते हैं। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी एक बात को कि कोई भी वीडियो देख के मत शुरू करो, राइट। किसी भी एक्सपर्ट से आपके लिए क्या अच्छा है इसका पूरा आप चार्ट बना लो और उनके गाइडेंस के अंडर ही ये सारी बातें करो। यस। और एक बात है जो मैं अवश्य कहूँगी कि सारी हमारी सखियाँ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमारा जो समय पहले काफ़ी सारा
रिपल इफेक्ट जिसे बोलते हैं वो आ जाता है। तो सिर्फ आपके घर में उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, तो बाहर भी इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा ही होने वाला है। राइट। एक उदाहरण बताना चाहूँगी, जूलिया रॉबर्ट्स जो कि हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है। यस। तो आपको तो पता है कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी है, बोटॉक्स है, पिल ऑफ है, जो भी सारी ट्रीटमेंट्स है, तो काफ़ी सारे लोग उसके पीछे जाते हैं और खुद को, जैसे मैं आज 55 साल की हूँ तो भी मुझे 30 साल का दिखना है, तो उस प्रकार से कोई थेरेपीज भी लेते हैं। तो जूलिया रॉबर्ट्स ये सब नहीं करती थी, तो उनको से किसी ने सवाल पूछा कि आप ऐसे मतलब आप क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने बोला कि सी आई वॉन्ट टू लुक ऑफ माई एज। तो ये एक बात हमें भी, मुझे लगता है कि ये बात मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, किसी भी औरत के लिए ज़रूरी है। आप लुक्स के ऊपर इतना कॉन्शियस मत बनो। आपकी जो भी एक्सटर्नल रिएक्शंस है, रिस्पॉन्सेस है, उसके लिए आप कॉन्शियस मत बनो। जो भी है, जैसा भी है, नेचुरल है। हम लोग नेचर के, प्रकृति के हिसाब से जा रहे हो, और अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करोगे तो बाकी लोग कैसे स्वीकार करेंगे? तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात, खुद को स्वीकार करो, और उसकी वजह से बाकी लोगों में भी बदलाव आना शुरू होगा। लुक्स और बाकी सारी बातें बहुत टेम्पररी होती है, तो उसके लिए कॉन्शियस मत बनो, कॉन्फिडेंटली आप